नमस्कार। आज हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की विभिन्न प्रावस्थाओं या फेजेस के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं और दूसरा जिसको फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जिसको हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट में जब भी किसी जीव का विकास होता है तो वो कौन कौन सी प्रावस्थाओं से गुजर करके और एक सिंगल सेल से जाकर के एक मल्टी सेलुलर जीव की उत्पत्ति होती है, उनकी जो विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं वो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस कहलाती हैं, प्रावस्थाएं कहलाती हैं। जीवों के अंदर मुख्य रूप से प्रजनन की दो विधियां होती हैं, एक अलैंगिक जनन जिसके दौरान होने वाले परिवर्तन को हम ब्लास्टोजेनेसिस या कोरक जनन कहते हैं, जैसे कि फिशन, बडिंग, जेम्युलेशन या जेम्यूल फॉर्मेशन, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां होती हैं। इसके विपरीत कुछ जीवों के अंदर दूसरे प्रकार का जनन होता है जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जहाँ किसी भी प्रकार के गैमीट या युग्मक की उत्पत्ति नहीं होती, उसके विपरीत लैंगिक जनन के दौरान जीवों के अंदर दो प्रकार के गैमीट्स बनाए जाते हैं। लैंगिक जनन के दौरान होने वाले परिवर्तन को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस या लैंगिक जनन के द्वारा रिप्रोड्यूस करने वाले जीवों के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। इन गैमीट्स की उत्पत्ति मुख्य रूप से गोनाड्स में होती है जो कि जीवों के अंदर उपस्थित होते हैं। गोनाड्स या जननांग जिसमें से टेस्टिस या वृषण और ओवरीज या अंडाशय दो प्रमुख होते हैं। कुछ जीवों के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं और कुछ जीवों के अंदर ये अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं। जब ओवरी और टेस्टिस दोनों ही जाकर के एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो उसी स्थिति को हम या ऐसे जीवों को हम हर्माफ्रोडाइट या मोनोसिस कहते हैं। इसके विपरीत जब मेल और फीमेल दोनों के जो गोनाड्स या जननांग होते हैं वो अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं तो या अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं तो हम उसको जाकर के डायोसिस या द्विलिंगाश्रय बोलते हैं। मेल्स के अंदर जो टेस्टिस पाया जाता है उसके अंदर फीमेल्स के अंदर जो जननांग ओवरीज होते हैं उनके द्वारा अंदर जाकर के और एक ओवम का या अंडे का निर्माण होता है। दोनों ही प्रकार के युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है उसको हम सामान्य भाषा के अंदर गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है तथा ओवरीज के अंदर oogenesis के प्रोसेस के द्वारा अंडे का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होता है ये एक जल युग्मक होता है प्राय, जबकि अंडा जो होता है वो नॉन मोटाइल या अचल संरचना होती है जिसके अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट जनरली नहीं होता है। और ये दोनों ही युग्मकों का निर्माण जो होता है वो जब जननांगों में होता है तो वहाँ पर जाकर के रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस का मियोटिक टाइप का डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने का कारण ये होता है कि किसी भी जाति की सततता को बनाए रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित होती है। यदि किसी भी जीव के अंदर बनने वाले युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या घटेगी नहीं तो उत्तरोत्तर उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी और उस जाति की कंटिन्यूटी समाप्त हो जाएगी। मेल और फीमेल गोनाड्स के अंदर जब रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस के द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है जिसको कि हम ओवरी, स्पर्म और ओवम बोल रहे हैं, तो ऐसे जीवों के अंदर उस क्रिया के द्वारा जाकर के उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और स्पर्म और ओवम जब आगे की ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की आगे की प्रावस्था में जाकर के और वापस एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं, दोनों से फ्यूज होते हैं, तो वापस गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या स्थापित हो जाती है और जाति की सततता बनाए रखती है। तो ऑन्टोजेनेटिक की डेवलपमेंट की फर्स्ट फेज जिसको हमने गैमेटोजेनेसिस कहा, उसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो गया जिसमें एक स्पर्म कहलाता है, दूसरा ओवम। अब ये दोनों ही युग्मकों के अंदर के जो केंद्रक और जो केंद्रक होते हैं वो आगे जाकर के वापस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स के जो केंद्रक होते हैं उनके आपस में फ्यूजन की क्रिया को एम्फियोमिक्सिस कहा जाता है। इस द्विगुणित कोशिका के निर्माण के अंदर के फलस्वरूप अब उस प्रथम कोशिका का निर्माण हो चुका होता है जिससे आगे चल के एक
बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति होगी। तो फर्टिलाइजेशन उस ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की दूसरी प्रावस्था होगी। अब जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, सभी की उत्पत्ति सिंगल कोशिका से होती है। तो बहुकोशिकीय जीवों में इस जाइगोट से ही जाकर के बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होना होता है। तो अब इसके अंदर ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की तीसरी प्रावस्था प्रारंभ होती है, जिसको हम क्लीवेज या विदलन कहते हैं। विदलन सामान्य समसूत्री विभाजन की बात नहीं होता, तो समसूत्री विभाजन ही है, लेकिन इसको हम समसूत्री विभाजन ना कह करके इसको क्लीवेज की संज्ञा देते हैं। इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि जहाँ पर सामान्य समसूत्री विभाजन के अंदर प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं और पुनः एक अपनी मातृ कोशिका के बराबर आकार ग्रहण करने के बाद जाकर के पुनः विभाजित होते हैं। इसके विपरीत विदलन या क्लीवेज के दौरान कोशिकाएं पुनः आकार में वृद्धि की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती जाती हैं और इसमें एक के बाद एक विभाजन होते जाते हैं। तो प्रथम जब विभाजन होता है उसके पश्चात 2 कोशिकीय भ्रूण की प्राप्ति होती है, 2 से बाद में 4, 4 से 8। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर में ज्योमेट्री में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और इन कोशिकाओं के बार बार संख्या वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम मोरूला कहते हैं। ये जो मोरूला होता है, इसके अंदर सारी कोशिकाएं एक सॉलिड रूप में भरी रहती हैं और इस सॉलिड संरचना को हमने मोरूला कहा। लेकिन धीरे धीरे ये जितनी भी कोशिकाएं जो कि मोरूला में उपस्थिति थी, ये उस एम्ब्रियो के अंदर जाकर के परिधि पर अपने आप को विन्यासित कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच में एक गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। और जो कोशिकाओं की एक परत उस गुहा के चारों तरफ घेरे रहती है, उसको हम ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। बनने वाली संरचना को ब्लास्टुला कहा जाता है और इस प्रावस्था को हम जाकर के और ब्लास्टुला कहेंगे, जो कि एक सिंगल लेयर संरचना होती है। तो क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जाकर के एक ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। अब जहाँ पर ब्लास्टुला के अंदर सारी कोशिकाएं एक ही परत में विन्यासित होती हैं, इसमें वो सारी कोशिकाएं हैं जिनके आगे चल करके उस जीव के समस्त अंगों का निर्माण करना होता है। तो अब इन कोशिकाओं के अंदर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं अपने भावी अंगों के निर्माण स्तर पर जाकर के एकत्रित होंगी। इस एक स्तर के अंदर वो सारी कोशिकाएं हैं जिनको 3 जनन स्तरों का निर्माण करना होता है, जो कि मुख्य रूप से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो 3 जनन स्तर होते हैं, इनके द्वारा बनने वाले अंग या तंत्र भी निर्धारित होते हैं। जैसे एक्टोडर्म से जाकर के मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम और एपिडर्मिस का निर्माण होता है। मेसोडर्म से जाकर के डर्मिस होती है, मसल्स होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिलोम होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और एंडोडर्म से मुख्य रूप से हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फेफड़ों का निर्माण होता है, एलिमेंट्री कैनाल और इनसे जो जुड़ी हुई जो ग्रंथियाँ जैसे लीवर आदि होती हैं, उन सब का निर्माण होता है। तो ये ब्लास्टुला से गैस्टुला के निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है, ये ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की 4th फेज होती है, जिसको हम गैस्टुलेशन का नाम देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टुला के अंदर एक परत में विन्यासित जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, वो विशेष प्रकार की गतियां, जिनको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं, उनके द्वारा गमन करके अपने भावी अंगों के निर्माण स्थल पर जाकर के एकत्रित हो जाती हैं। जिन कोशिकाओं को आंतरिक अंग बनाने होते हैं वो अंदर जाके रहती हैं, जिनको एक्टोडर्म बनानी होती है वहाँ विन्यासित हो जाती हैं। इस प्रकार से एक ट्रिपल लेयर संरचना का निर्माण होता है। जब इन कोशिकाओं की गतियाँ होती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो ब्लास्टुला कैविटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है और इसके स्थान पर एक नई कैविटी का निर्माण होता है, जिसको हम आर्केंटोन या गैस्ट्रोसील कहते हैं। जो आर्केंटोन और गैस्ट्रोसील होती है, ये एक छिद्र के द्वारा बाहर होती है, जिसको कि हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ब्लास्टोपोर कुछ जीवों के अंदर आगे चल के मुख का निर्माण करता है और कुछ के अंदर ये एनस का निर्माण करता है। सिलेंटेट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्क के जो जंतु होते हैं, इसमें ब्लास्टोपोर के स्थान पे माउथ बनता है। ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोम कहा जाता है। इसके विपरीत जितने भी काइनोडर्मेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर के स्थान पे जाकर के और एनस का निर्माण होता है। ऐसे सारे जीव ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की इस 4th फेज के परिणाम स्वरूप एक त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसको हम गैस्टुला बोलते हैं। अब जब गैस्टुला का निर्माण हो जाता है, गैस्टुला के बाद जाकर के अब इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की
प्रावस्था प्रारंभ होती है, जो कि 5th फेज होती है ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की। और ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान अब इन 3 जनन स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, जिसके अंदर प्रारंभ के अंदर अलग अलग विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो आकार संरचना में समान होती हैं, उनके द्वारा जाकर के विशेष प्रकार के ऑर्गन्स के रूडिमेंट्स बनाए जाते हैं और वो आगे चल के अंगों का निर्माण करती है। इसी प्रावस्था के अंदर जब न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब जैसी संरचनाओं का निर्माण होना प्रारंभ होता है, तब जाकर के इसमें भ्रूण की आकृति में परिवर्तन होने लगता है और एक नई संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम न्यूरुला कहते हैं। न्यूरुला जो नाम पड़ा है मुख्य रूप से हायर एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब के कारण ही को दिया गया है। इसी समय इन जीवों के अंदर जाकर के मेसोडर्म की स्प्लिटिंग या विपाटन के परिणाम स्वरूप सिलोन का निर्माण भी हो जाता है। जब न्यूरुला बन चुका होता है, जब नर्वस टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसी के साथ साथ जाकर के इसमें दूसरे अंग तंत्रों का भी निर्माण होने लग जाता है और यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर सेलुलर डिफरेंशिएशन के परिणाम स्वरूप ये सारे काम होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन भी जीवों के अंदर होता है, जिसके दौरान जितनी भी शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो शरीर की योजना के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसको हम पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से जाकर के एक्सिस फॉर्मेशन होता है, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का निर्माण होता रहता है। इस भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान विभाजन, वृद्धि, विभेदन आदि अनेक जो प्रोसेस होते हैं वो कोशिकाओं के अंदर चलते रहते हैं और ये सारा उन कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जीनों की अभिव्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस कोशिका के अंदर कौन सा जीव अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उसी के अनुसार कोशिका ट्रांसफॉर्म होती रहती है और ये विभेदित हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान न्यूरुला बना है या जो दूसरी परिवर्तन है, जब तक ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फेजेस या ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की फेजेस एक स्वतंत्र जीव रूप में बाहर नहीं आती, तब तक हम इनको एम्ब्रियो के रूप में कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मुख्य रूप से जो जीव होते हैं, इनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल अंडे देते हैं, उनको ओविपेरस बोलते हैं। कुछ जीव होते हैं जो नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं, उनको हम विविपेरस बोलते हैं। ओविपेरस जितने भी जीव होते हैं, इनके अंदर जो परिवर्तित होता भ्रूण होता है वो अंडझिल्लियों से घिरा रहता है, जबकि विविपेरस के अंदर परिवर्तित होता जो भ्रूण है वो मादा के गर्भाशय के अंदर या यूटेरस के अंदर परिवर्तित होता है और वहाँ से अपना पोषण प्राप्ति के लिए वो प्लेसेंटा नामक संरचना से माता से लगातार पोषण प्राप्त करता रहता है और अपने जो दूसरी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति करता है और अनावश्यक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको भी प्लेसेंटा के द्वारा रूप में बाहर निकाला जाता है। इसके विपरीत ओविपेरस के अंदर, क्योंकि जीव का निर्माण या एम्ब्रियो का परिवर्तन अभी तक अंडे के अंदर चल रहा होता है, तो वहाँ पर उनको अपनी पोषण प्राप्ति के लिए अंडों के अंदर योग नामक खाद्य पदार्थ उपस्थित रहता है, जिससे वो पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जब अंड झिल्लियों से या इनसे जीव बाहर निकलेगा, उससे पहले तक हम उसको एम्ब्रियो के रूप में ही जानते हैं। एक स्वतंत्र जीव के रूप में आएगा तो उसके बाद हम उसको किसी के अंदर लार्वा का नाम दे रहे हैं, किसी में निप कह रहे हैं, किसी के अंदर हम उसको न्यूबॉर्न बोल रहे हैं। ये जो सारा परिवर्तन होता है जो कि निषेचन से लेकर के और उस जीव के पार्चुरेशन या जन्म के द्वारा बाहर निकलने तक का जो पीरियड होता है एनिमल्स में, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के और यंग वन का बर्थ होने तक का जो पीरियड होता है उसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं और ये जो पीरियड होता है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। अब जितने भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट इस न्यूरुला स्टेज के आगे हो रहा होता है। यह हम जिसको एम्ब्रियो कह रहे हैं, तब उसके बाद का परिवर्तन जीवों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे हम विविपेरस एनिमल्स की बात करें तो एम्ब्रियो से के अंदर जब जाकर के और उसके फीचर्स डेवलप होने लग जाएंगे तो अब उसको एम्ब्रियो ना बोल के हम उसको फीटस बोलना प्रारंभ करते हैं। जब उसका डेवलपमेंट पूर्ण हो चुका होता है तो उस एक नवजात शिशु का जन्म होता है और इस प्रोसेस को पार्चुरेशन या बर्थ कहा जाता है। ये यंग वन जो होता है उस समय तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके हेल्थ जो काल होता है उसको इन्फेंसी कहा जाता है और इस बाद में जाकर के इन्फेंट धीरे धीरे वृद्धि करके एक एडल्ट में विकसित होता है।
इसके विपरीत ओविपेरस जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जो एम्ब्रियो बनने तक का डेवलपमेंट होता है उसको हम मुख्य रूप से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, और जब एम्ब्रियो बाहर निकल जा रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसको पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। इसी प्रकार से जन्म से पूर्व के डेवलपमेंट को ओविपेरस के हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कह सकते हैं, और जन्म के बाद के डेवलपमेंट को हम पोस्टनेटल डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो ओविपेरस के अंदर जो पोस्टनेटल डेवलपमेंट होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। अंडे से हैचिंग के परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार की संरचनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ जीवों के अंदर एक उसी जीव के छोटे एडल्ट भांति संरचना का निर्माण होता है, यह उत्पत्ति होती है, जिसको हम निम्फ बोलते हैं। निम्फ वास्तव में एक मिनिएचर एडल्ट होता है, वो मुख्य रूप से एडल्ट जैसा ही होता है लेकिन उसका आकार आकृति छोटी होती है। इस प्रकार के डेवलपमेंट में क्योंकि वो इस उत्पन्न होने वाली संरचना एडल्ट से मिलती जुलती होती है, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कायांतरण जैसी कोई क्रिया नहीं होती। दूसरी ओर कुछ जीवों के अंदर जो हैचिंग के परिणाम स्वरूप संरचना बनती है उसको हम लार्वा कहते हैं। ये जो लार्वा होता है एक स्वतंत्र संरचना होती है जो अपना पोषण प्राप्त करता है और धीरे धीरे मोल्टिंग करता हुआ अपने आकार आकृति में वृद्धि करता है। इस लार्वा रूपी संरचना के अंदर भी जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का देखा जाता है। कुछ जीवों के अंदर ये देखा जाता है कि उनके अंदर जो लार्वा होता है उसका आगे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होता है, और वो लार्वा ही जा करके वो क्या करता है कि आगे रिप्रोड्यूस करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट और पीडोजेनेसिस हम कहते हैं। ऐसे जीव जिनके अंदर कायांतरण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से हार्मोन्स की भूमिका होती है, जैसे कशेरुकी जीव होता है, तो उन जीवों के अंदर जो कायांतरण के लिए आवश्यक हार्मोन होता है वो मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन पाई जाती है। तो जिन स्थानों पर आयोडीन की कमी होती है ऐसे स्थानों पर उन जीवों के अंदर आयोडीन की कमी के कारण से और मुख्य रूप से कायांतरण या तो होता नहीं या बहुत धीमा होता है। ऐसे कारण से जाकर के उन जीवों के अंदर जो लार्वा होता है वही जाकर के और प्रजनन करना प्रारंभ कर देता है, जिसको हम पीडोजेनेसिस कहते हैं, और ये एक डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होता है। तो निम्फ के थ्रू डेवलपमेंट हुआ या लार्वा के द्वारा, ये सारे डायरेक्ट डेवलपमेंट के प्रत्यक्ष परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। इसके विपरीत कुछ जीवों के अंदर जो लार्वा बनता है उसके अंदर लार्वा से कुछ समय बाद एक दूसरी संरचना का निर्माण होता है जिसको प्यूपा कहा जाता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्थिर संरचना हो, लेकिन उसमें भी परिवर्तन की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो लार्वा से प्यूपा बनने की क्रिया को प्यूपेशन कहा जाता है, और प्यूपा से के अंदर कुछ परिवर्तन की क्रियाएं होने के पश्चात एक एडल्ट की उत्पत्ति होती है, जिसको इस प्रोसेस को हम एक्लोजन कहते हैं। इसी के अलावा कुछ जीवों के अंदर जो लार्वा होते हैं, तो लार्वा के अंदर ये होता है कि ज़्यादा डेवलप कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर पाए जाते हैं, और उस लार्वा से जो बाद में बनने वाला जीव होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एडल्ट जो होते हैं उनके अंदर प्रिमिटिव या कम डेवलप कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे हर्डमान या ऐसे जीव होते हैं जिनके लार्वा में ज़्यादातर प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जबकि कायांतरण के बाद जो ऐसे कुछ लक्षण जो एडल्ट जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ऐसा जो डेवलपमेंट होता है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। तो और ऐसे जीव जिनके अंदर लार्वा के अंदर से पाए जाने वाले कैरेक्टर से एडल्ट के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेसिव कैरेक्टर पाए जाते हैं उसको हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये रिट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दोनों हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से एडल्ट बना, तो इनके अंदर ज़्यादा डेवलप कैरेक्टर चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है कि लार्वा में ज़्यादा डेवलप कैरेक्टर्स हैं, एडल्ट के अंदर कम डेवलप कैरेक्टर्स हैं। तो ये दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस में पहला गैमेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज आता है। क्लीवेज के बाद चौथी प्रावस्था इसमें गैस्ट्रुलेशन आ जाती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये सारी जो प्रावस्थाएं होती हैं ये
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, और उसके बाद में जब अंडे से हैचिंग के परिणाम स्वरूप निकली हुई संरचना का आगे परिवर्तन होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जबकि विविपेरस में हम इन पहले के डेवलपमेंट को, जो कि जन्म से पहले हो रहा है, उसको हम जाकर के प्रीनेटल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, और आगे के जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको पोस्ट नेटल डेवलपमेंट बोल रहे हैं।